नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 10 में से कार्यपत्रक 24, 25 एंड 26 का संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि कार्यपत्रक 24, 25 और 26 का संपूर्ण सोल्व आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। बच्चे, वीडियो पसंद आए तो लाइक आपको करना है, ओके, शेयर भी आपको करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास कार्यपत्रक 24 है आपका। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो भाई, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? यदि हाँ अथवा नहीं तो क्यों? बताओ भाई, क्या जो तितली और चमगादड़ के जो पंख है इनको अपन समजात अंग कहा जा सकता कह सकते हैं क्या? यदि हाँ तो अथवा नहीं तो क्यों नहीं कह सकते? ठीक है, तो अपन बताना है अपन को। तो लिखेंगे अपन उत्तर यहाँ पर कि तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं है। क्या नहीं है भैया? तितली और चमगादड़ के जो पंख है ना, ये समजात नहीं है, अंग नहीं है। ओके, बल्कि समरूप अंग होते हैं। बल्कि कैसे कैसे होते हैं? समरूप अंग होते हैं, क्योंकि दोनों की संरचनाओं में काफी अंतर होता है। यानी कि दोनों की जो संरचना है, जो बनावट है, उनमें क्या होता है? काफी अंतर होता है। जबकि दोनों जीव पंख से ही उड़ने का काम करते हैं। चमगादड़ के पंख में कंकाल, मांस इत्यादि होते हैं, जबकि तितली के पंख केवल झिल्लियों की एक परत से ही बने होते हैं। ठीक है ना भाई? तो ये आंसर जो है आपको यहाँ पर लिखना था। आप देखो प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चा कि चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समवर्ती अंग है, कैसे है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो आंसर लिखेंगे हाँ, चमगादड़ और पक्षियों के पंख समरूप अंग है ना, क्योंकि दोनों का कार्य समान है, परंतु इनकी उत्पत्ति एक दूसरे से भिन्न है। क्या भिन्न है? उत्पत्ति। ठीक है, तो चमगादड़ के पंख उसकी फैली हुई अंगुली के बीच की त्वचा के फैलने से बना है, वही पक्षियों के पंख उसके पूरे अग्रभाग की त्वचा के फैलाव से बना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का आंसर इस प्रकार से आप लिखोगे। फिर देखो प्रश्न संख्या 3 है बच्चा कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो आंसर लिखेंगे अपन कि जब मेंडल ने विपर्यासी यानी कि विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के बीच स्वपरागण की क्रिया करवाई, तो वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में प्रदर्शित हुए वे प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाए वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। ठीक है, लक्षण प्रभावी भी तो लक्षण अप्रभावी भी होते हैं। ओके, इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पर उत्तर लिखना है। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि पिता से प्राप्त युग्मक से एक्स गुणसूत्र द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस युग्मनज से संतान के रूप में क्या होगी? तो संतान के रूप में यानी कि एक्स गुणसूत्र द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, तो यहाँ पर पुत्री होगी भैया ना, यानी कि लड़की का जन्म होगा। ठीक है, फिर देखो प्रश्न 5 है कि एक लंबे पौधे टीटी का क्रॉस एक बौने पौधे टीटी से करवाने पर प्राप्त होने वाली समस्त संतति लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित करती है, क्योंकि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है। कैसा है? लंबापन जो होगा ना एक प्रभावी लक्षण होगा। ठीक है, विकल्प ए जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चे, तो ये डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट आपका जो कार्यपत्रक 25 है, इसका संपूर्ण सॉल्व देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं चित्र आपके लिए लेकर आया हूँ। ये देखो आपके मानव के लिंग निर्धारण का आरेख चित्र जो है यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार से जो है आपको चित्र बनाना है। ओके बच्चा, इसको देख कर जो है आपको चित्र यहाँ पर बनाना होगा। फिर देखो प्रश्न संख्या 2 है वही ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त परिचय जो है आपको लिखना है, बताना है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। आइए लिख लेते हैं भाई। तो आप लिखेंगे इनका परिचय। तो देखो यहाँ पर ग्रेगर मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में
हिंजेडार्फ नगर के सिलिसिया ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 के अंदर कहां पर हुआ था? हिंजेडार्फ नगर के सिलिसिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जो है ना उनकी घर पर ही हुई थी। बचपन में इनके पिता ने इनको बागवानी का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया था? बागवानी का ज्ञान दिया। सन 1843 में वे ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में ईसाई पादरी की दीक्षा के लिए गए तथा सन 1847 में इसी शहर के एक गिरजाघर में पादरी हो गए। ठीक है, सन 1851 में वियना विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी तथा गणित का अध्ययन करने लगे। ठीक है, 1854 में वहां से लौटकर वे चर्च के स्कूल में अध्यापन करने लगे। अपने गिरजाघर के बगीचों में इन्होंने मटर की कई प्रजातियां उगाई और उन पर संकरण या प्रजनन प्रयोग किए। ठीक है, सन 1856 से 1864 तक निरंतर प्रयोग करने के बाद निकाले निष्कर्षों को उन्होंने सन 1865 में पादप संस्करणों पर प्रयोग नामक शीर्षक से ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। ओके, परंतु दुर्भाग्यवश उनके कार्यों कई मेहता को उस दिन कोई समझ नहीं पाया। 6 जनवरी 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया की एरिक वान अशरमार्क तथा जर्मनी के कार्ल कोरेंस नामक 3 अन्य वैज्ञानिक भी अलग अलग स्वतंत्र प्रयोगों के द्वारा उस निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर मेंडल 34 वर्ष पूर्व पहुंच चुके थे। ठीक है, तो मेंडल के लिखेंगे आगे, मेंडल के प्रयोगों का महत्व समझ में आते ही उनका नाम विश्व प्रसिद्ध हो गया और उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाने लगा। ठीक है, प्रश्न सिंपल सा पूछा जा सकता है आपको कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहेंगे? अपन ग्रेगर जॉन मेंडल को कहेंगे। ठीक है, तो अपन ने जाना है यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त परिचय। तो आपको बहुत सी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगी, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके बच्चा, प्रश्न संख्या 3 का अपन आंसर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर कि जिन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप में क्या अंतर है? तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, देखो एक तरफ जिन प्ररूप है, एक तरफ लक्षण प्ररूप है, तो इसका अंतर आपको बताना है। सबसे पहले जिन प्ररूप में अपन लिखेंगे, देखो जिन प्रारूप किसी जीन संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, जैसे लंबे पौधों का जीन प्रारूप टीटी या टीटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने हेतु उसके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है। फिर देखो यहाँ पर लक्षण प्रारूप है बच्चा कि प्रत्येक स्वरूप में लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग व स्वभाव आदि गुणों का व्यक्त करता है, जैसे पौधे की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल, वे आंखों का रंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन लिखेंगे कि लक्षण प्रारूप को जो देखने में समान होते हैं उनका जीन प्रारूप संगठन समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको जिन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप में क्या अंतर है आपको यहाँ पर लिखना था। ओके बेटा जी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला करेंगे अपन कार्यपत्रक 26। ठीक है, तो देखो कार्यपत्रक 26 का संपूर्ण पूर्व अपन देखते हैं। यहाँ पर अगला है अपना कार्यपत्रक 26 आनुवांशिकता एवं जीव विकास। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन से अंग समजात वे कौन से समवर्ती अंग है? ठीक है, हाथी की सूंड एवं चिंपांजी का हाथ। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे, देखो मैं यहाँ पर लेकर आया हूं, तो हाथी की सूंड एवं चिंपांजी का हाथ। तो देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है? समवर्ती अंग है। कैसे अंग है? समवर्ती अंग यहाँ पर आ जाएंगे। अब लिखेंगे अपन हाथी की सूंड और चिंपांजी का हाथ समान संरचनाएं हैं क्योंकि दोनों कार्य करने में समान है, लेकिन उत्पत्ति हाथी की सूंड का विस्तार है और संरचना में भिन्न है। ओके, फिर देखो चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख समवर्ती अंग है। ये भी कैसे अंग है? समवर्ती अंग है। अब देखो इसके बारे में अपन लिखेंगे कि चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख समान संरचनाएं है, दोनों कार्य करने में समान है लेकिन उत्पत्ति में भिन्न है। ओके, तीसरा अपन लिखेंगे मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा, ये समजात अंग है। भाई कैसे हैं? समजात अंग आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के नाखून और बिल्ली के पंजे समजात संरचनाएं हैं क्योंकि ये मूल रूप से समान है और कार्य करने में भिन्न है।
ओके बच्चा, तो इस प्रकार से आपको लिखना था। अब देखो दूसरा प्रश्न था आपका कि मेंडल द्वारा दिया गया पृथक्करण का नियम क्या है। तो पृथक्करण का नियम क्या है, आइए इसका आंसर अपन लिखते हैं। तो लिखेंगे अपन कि जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी कि F1 के विषम युग्मनजीय पौधों में स्वपरागण, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पर कराते हैं। तो द्वितीय स्थानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। ओके, प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से जो है आपको सेकंड प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखना था। अब देखो प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर कि डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो बताओ ये किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी, तो प्राकृतिक वर्ण और जीव विकास, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। जीवाश्म क्या है, प्रश्न संख्या 4, जीवाश्म क्या है भाई बताओ फटाफट से, आंसर लिखेंगे अपन। विलुप्त जीवों के अवशेष जिन्हें जो पृथ्वी के चट्टानों में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जीवाश्मों के अध्ययन से जैव विकास के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म है जिसमें रेप्टिलिया तथा एविस दोनों के गुण यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, आया ना प्रश्न समझ में। अब देखो प्रश्न संख्या 5 कि एलिंग गुणसूत्र क्या है, मानव में कितने एलिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आपको बताना है भी कितने गुणसूत्र होंगे मानव के अंदर। अब देखो आंसर लिखेंगे अपन कि एलिंग गुणसूत्र दोनों लिंगों पुरुष और महिलाओं में समान रूप से उपस्थित हैं तथा जनन प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं तथा संतति निर्धारण में इनका कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। फिर लिखो अपन कि मनुष्यों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 40 गुणसूत्र या उनमें 23 जोड़े होते हैं। कितने गुणसूत्र बच्चे, 46 गुणसूत्र एंड 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। इनमें से 22 तो जोड़े जिन्हें एलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, एलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाएगा। दोनों लिंगों पुरुष और महिलाओं में समान रूप में उपस्थित होते हैं। ओके बेटा, तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि समजात एवं समवर्ती अंगों में अंतर बताइए। आइए अंतर लिखते हैं अपन, समजात एवं समवर्ती अंग में अंतर लिख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर समजात अंग है, इधर समवर्ती अंग है, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे अपन। वे अंग जिनकी संरचना एवं समवर्ती समान हो परंतु कार्य में क्या हो, भिन्न भिन्न ही समजात अंग कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि ये संरचनाएं इस बात को प्रमाणित करती है कि इनको धारित करने वाले जीव विकासीय दृष्टि से जुड़े हैं। ओके, फिर देखो समवर्ती अंग, वे अंग जिनकी संरचना एवं समवर्ती भिन्न भिन्न हो परंतु कार्य समान हो, समवर्ती अंग कहलाते हैं। दूसरा लिखेंगे कि यह संरचना इस बात को प्रमाणित करती है कि इनको धारित करने वाले जीव विकासीय दृष्टि से अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझा बच्चा, समजात एवं समवर्ती अंग में अपन ने यहाँ पर अंतर पाया। ओके, तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक नहीं करते हैं आप, ये आपकी कंजूसी है, तो लाइक करना है बच्चा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके आपको जाना है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट कार्यपत्रकों के साथ में मिलेंगे। ओके, तब तक इजाजत चाहता हूँ आपसे। थैंक यू।